हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। दोस्तों, आपके घर कभी मच्छरों ने धावा बोला है? ऐसी आबो सूरत में आप क्या करते हैं? जाहिर है आप उन्हें पालते नहीं हैं, मारते हैं। कुछ ऐसा ही आज इजराइल भी कर रहा है। वह आज अपने घर पर हुए मच्छरों के हमलों से परेशान होकर उन पर काला हिट छिड़क रहा है। मगर इजरायली टेक्नोलॉजी की गजब बात देखिए, पेस्ट कंट्रोल वहां हो रहा है और धुआं यहां से निकल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का 14वां एपिसोड। यह है शॉकवेव नेटवर्क। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। इजराइल और फलस्तीन की नोकझोंक तो बरसों पुरानी। इजराइल एक यहूदी देश है जो चारों तरफ से इस्लामिक मुल्कों से घिरा हुआ है। कई सारे देश हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। ऐसे में आज जो कुछ हो रहा है उसे इजराइल के लिए अस्तित्व की लड़ाई कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इजराइल का यह संघर्ष काफ़ी हद तक भारत से मिलता जुलता है। जिस तरह हम अपने पड़ोसियों से परेशान हैं, उसी तरह इजराइल भी अपने पड़ोसी फलस्तीन और उनके इस्लामिक संगठन हमास से परेशान है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह ज़्यादा दिन खुद को परेशान रखने की बजाय अपने दुश्मनों की मट्टी पलीत करने में ज़्यादा यकीन रखता है। वैसे तो ये लड़ाई काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसका हालिया एपिसोड कैसे शुरू हुआ इसकी एक झलक देखिए। ये जो आपने देखा, ये कोई सिडनी के ओपेरा हाउस के आसमान में हो रही आतिशबाजी नहीं है। ये फलस्तीन की तरफ से दागे गए सैकड़ों रॉकेट का नज़ारा है जिसमें इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया गया। लेकिन इजराइल के मजबूत डिफेंस सिस्टम, जिसे वे लोग आयरन डोम के नाम से पुकारते हैं, उसकी बदौलत इजराइल ने न सिर्फ अपने देश पर आई एक बड़ी आपदा को कम कर दिया, बल्कि वे अब एयर स्ट्राइक करके अपने दुश्मनों के मंसूबे ठंडे करने का भी काम कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 100 के आसपास लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को यह बात साफ करना चाहूँगा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी भी प्रकार की हिंसा या युद्ध को मानवता के खिलाफ ही मानता हूँ। लेकिन आज इस समय इजराइल में जो हो रहा है उसमें मैं अपनी या किसी भी भारतीय व्यक्ति की नाक घुसाने के सख्त खिलाफ हूँ। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस प्यारे से देश में कुछ ऐसे जाहिलों की जमात इकट्ठी हो गई है जिन्हें वक्त रहते अगर समझाया नहीं गया तो ये आगे चलकर भारत की वैश्विक बेइज्जती का सबब तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ही एक महान अभिनेत्री जिनके मस्तिष्क की धार और बुद्धिमत्ता की चर्चा समस्त ब्रह्मांड में होती है, उनकी बातें सुन सुनकर आपका दिन ब दिन इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें चैनल वालों ने बुलाकर इनके इंटरव्यू लेकर समाज में क्या साबित करना चाहा। इन मोहतरमा को किसी भी विषय पर रत्ती भर की समझ नहीं है, कोई गहराई नहीं है। बस सिर्फ यही ढूंढती हैं कि भारत के तथाकथित राइट विंग के लोगों ने जो कहा है, बस उनकी बातों को कैसे काटना है। क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है? अरे अब जब वह खुद बोलेंगी तब तो मानेंगे। ये देखिए, ये है इनकी ट्वीट जिसमें ये खुद अपने लो आईक्यू का बखान कर रही है। यहाँ इनका साफ साफ कहना है कि जिस बात को भारत के राइट विंग के लोग समर्थन करते हैं, वह यकीन कर लेती हैं कि उसका उन्हें विरोध करना है। तो मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के राइट विंग वालों को पता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है भारत के सिवा। उनके पास कोई 57 देश नहीं है पनाह देने के लिए। उन्हें पता है कि भारत के अलावा उनकी कोई और जड़ें नहीं हैं। इसलिए इतनी क्लैरिटी है। पर खैर, मैं क्लैरिटी की उम्मीद कर भी किससे रहा हूँ? एक ऐसी शख्सियत जो एक राष्ट्रीय टीवी चैनल के शो पर जाकर एनआरसी को लेकर लोगों में भ्रम पैदा करती हैं, यह बोलकर कि उससे क्या क्या नुकसान है। तीसरा संदर्भ ये कि एनआरसी में इतने
इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे नागरिक ड्राफ्ट जिसके पास बता उनके दीजिए ना। कागजात नहीं है, ड्राफ्ट उनको कहाँ दिक्कत है होने एनआरसी वाली है। का? कहाँ है एनआरसी अरे का सरकार ड्राफ्ट? से पूछे मैम, मुझसे क्या पूछ रही है? आप बता रही हैं कि डरावने प्रोविजन सरकार है। बात क्यों नहीं? आप कह रही हैं, किसने? Hear me out, Ma'am, मेरा सवाल सुनिए। 1 सेकंड, नो मैम। आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही जवाबदेही हैं। मेरी एनआरसी कहाँ है? नहीं नहीं, जवाबदेही कहाँ मेरी नहीं है? है मैम। लेकिन आप इस त्रिकालदर्शी महिला की शक्तियों को पहचाने कि इसने एनआरसी से जुड़ी इतनी बातें बता दी, वो भी एनआरसी के एक्चुअल ड्राफ्ट के आए बगैर। मतलब पिक्चर बनने से पहले यह बता दिया कि विलन ने मरने से पहले हीरो को क्या कहा है। मैं सुश्री स्वरा भास्कर जी से पूछना चाहूँगा कि क्या हुआ उनके दावों का? क्या एनआरसी आ गया देश में? कितने मुसलमान भाइयों को देश छोड़ना पड़ा? कितनों को सरकार ने डिटेंशन सेंटर में डाल दिया? और ऐसी गैर जिम्मेदाराना और झूठी बातें करने के लिए वे कितनी बार जेल हो आई? खैर, ऐसे अदाकार सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाल ही में चल रहे इजराइल फलस्तीन संघर्ष को लेकर भी इन्होंने ऐसी ही एक हरकत कर डाली। अपने एक ट्वीट में यह कहती हैं कि इजराइल एक आतंकवादी देश है। तो स्वरा जी और उनकी जैसी सोच रखने वाले लोगों को मैं थोड़ा एजुकेट करना चाहूँगा कि इजराइल है क्या। इजराइल एशिया के सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स वाले देशों में से एक है। इतने आतंक के बीच भी यहाँ के लोग अपने देश से प्यार करते हैं और वे खुश भी हैं। यह दुनिया के उन 9 देशों में शुमार है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के सदस्य हैं और अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम है। अगर आप वॉइस मेल का इस्तेमाल करते हैं तो जानिए कि यह आपको इजराइल की ही देन है। अगर आपने कभी कभी वो छोटे छोटे चेरी टोमेटो का सेवन किया है तो वह भी इजराइल के आविष्कार की ही देन। इजराइल में प्रति व्यक्ति यूनिवर्सिटी डिग्रियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जहां एक ऐसा थिएटर है जो सिर्फ मूक बधिर लोगों के लिए डेडिकेटेड है। ये तो हम सब जानते हैं कि स्वरा भास्कर जी जैसी महिला जिन्होंने कभी भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबों का नहीं बल्कि उन प्रोपेगेंडा चलाने वाले लेफ्ट के नेताओं को ज़्यादा फॉलो किया, अगर वो थोड़ा सा रिसर्च करती तो शायद उन्हें यह पता चलता कि इजराइल महिला सुरक्षा एवं उनके हित के लिए कितना सोचता है। क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने अपने देश में वह अंडरवेट मॉडलिंग की प्रथा को बैन किया हुआ है, जिसके कारण पश्चिमी देशों में भी वहाँ की महिलाएं जो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं वह क्रैश डाइटिंग कर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। वही इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्ट्रॉ का आविष्कार किया है जिसे एंटी डेट रेप स्ट्रॉ कहा जा सकता है। अक्सर हमें सुनने में आता है कि पब में, लाउंज में महिलाओं को कुछ डेट रेप ड्रग दिए जाते हैं जिससे उनका शोषण किया जा सके। इस एंटी डेट रेप स्ट्रॉ की खासियत यह है कि अगर आपकी ड्रिंक में कोई इस तरह का पदार्थ किसी ने मिलाया हो तो यह स्ट्रॉ तुरंत अपना रंग बदलकर आपको आगाह कर देगी कि आपको यह ड्रिंक नहीं पीना है। क्या आप जानते हैं कि इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसने पिछले 50 वर्षों में अपने देश में वृक्षों की संख्या को पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा लिया। यानी अगर पर्यावरण की बात भी की जाए तो इजराइल एक बहुत ही जागरूक देश है, उन अति जागरूक पश्चिमी देशों से भी ज़्यादा जो पर्यावरण के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करते कुछ नहीं। विज्ञान के क्षेत्र में इजराइल प्रति व्यक्ति के हिसाब से सालाना दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक पेपर सबमिट करने का ओहदा रखता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इजराइल ने कई मेडिकल डिवाइसेस का आविष्कार किया है। इनमें ऐसे कैमरे जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर एलिमेंट्री कनाल के अंदर किसी भी कैंसरस ट्यूमर को डिटेक्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। वहीं इजराइल ने बेबी सेंस नाम का एक रेडिएशन फ्री, टच फ्री डिवाइस का भी आविष्कार किया है जो छोटे बच्चों को उनके पालने में उनकी सांसों को और उनकी नींद को मॉनिटर करने काम आता है, जिससे कि बच्चों में हो रही क्रिब डेथ को रोका जा सकता है। इजराइल के लोग पढ़ने के बेहद शौकीन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किताबों को यहाँ की स्थानीय भाषा में अनुवाद करने का रिकॉर्ड है। साथ ही यहाँ के बस स्टॉप्स पर शुरू हुई छोटी पुस्तकालय पद्धति ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और अब कई देश इस अनूठी कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। इजराइल में प्रति व्यक्ति संग्रहालयों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ हल्की सी झलकियाँ थी उस देश के बारे में जिसे प्रचंड पंडित सुश्री स्वरा भास्कर जी एक आतंकवादी देश मानती है। मैं समझता हूँ कि इस देश के लोग इतना विवेक रखते हैं
कि उन्हें समझ आ सके कि किस व्यक्ति से हमें क्या सुनने की और क्या नहीं सुनने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे दुख होता है कि इस देश के मीडिया जो सिर्फ एक टीआरपी के लिए या कहें कि एक विवाद खड़ा करने के लिए किसी को भी अपना मंच दे देते हैं, जो अपने देश के विरुद्ध कई सारी गतिविधियों में लिप्त होता है। और इस बात को भारत की सरकार को भी ध्यान में लाना चाहिए कि अगर कोई नागरिक भारत के विरुद्ध कुछ करता है तो उस पर सरकारें स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकें। साथ ही अगर कोई नागरिक भारत के मित्र देश के विरुद्ध कोई गतिविधि करता है तो उस पर भी कड़ी नज़र रखी जाए। जैसा कि स्वरा भास्कर खुद इजराइल के विरुद्ध गाजा में जाकर आंदोलन करती है और हमारे यहाँ की सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इजराइल हमारा मित्र देश है, हमारे हर बुरे वक्त में इसने हमारा साथ दिया है, फिर चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो या आज हो रही कोरोना की महामारी। यहाँ तक कि 26/11 को हुए मुंबई में और ताज होटल में हुए हमले के दौरान भी इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जिसने हमें पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया था और साथ ही हमारी हर जवाबी कार्यवाही का समर्थन करने का वादा किया था। वहीं इसके विपरीत भारत ने हर बार इजराइल जैसे मित्र देश को निराश किया और साथ ही ऐसे कई वाक़े आए जब इजराइल ने हमसे सहयोग की उम्मीद रखी और हमने उन्हें सहयोग नहीं दिया। बावजूद इसके इजराइल ने कभी भी हमसे किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं रखी। दोस्तों, इजराइल एक आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली देश है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें भारत से संबंधित अपनी हित को रखने के लिए कोई भारी स्वार्थ छुपा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि भारत जैसे देश को इजराइल से अच्छे संबंध रखना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको हमने अभिनेत्री स्वरा भास्कर जी के बारे में कुछ बताया, लेकिन स्वरा भास्कर जी अकेली नहीं है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच उन्हें किसे सपोर्ट करना चाहिए। कश्मकश में कुछ ऐसे भी आदर्श लोग शुमार हैं जिनसे हम ऐसी उम्मीद नहीं रखते। अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर और तेज गेंदबाज इरफान पठान ने भी एक ऐसी विवादास्पद बात कही थी। हालांकि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि दूर कहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे संघर्ष को, जिसमें उनके अपने कुछ विवाद हैं, कुछ मुद्दे हैं, उस पर यहाँ भारत के ये कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति होती है। लेकिन ये लोग उस समय चुप रहते हैं जब बंगाल में अपने ही देश के लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनकी निर्मम हत्याएं होती हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है। ऐसे मुद्दे पर ये लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं। ये कैसी दोगली आवाम है हमारे देश की, जो अपने देश में हो रहे अत्याचारों को नज़रअंदाज करती है और दूर कहीं किसी देश में हो रही युद्ध जिसमें हमारा सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, वहाँ जाकर अपनी नाक घुसा लेते हैं। इरफान पठान हमारे देश के एक बेहद महान गेंदबाज रहे। उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है। इस बात के लिए मैं उनका काफ़ी सम्मान भी करता हूँ और उनका बड़ा प्रशंसक भी रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोगों की इस देश के प्रति जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ उन्हें एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। आज आप जो बोलेंगे उस बात का असर कई लाखों करोड़ों लोगों पर होगा। ऐसे में आप जो कुछ कहते हैं वो आपके देश के लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है, इन बातों का आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी इन सभी लोगों को सलाह है कि वह या तो इन मुद्दों की गहराई में पूरी तरह से जाकर इनका अध्ययन करके फिर अपनी बात कहें, अन्यथा ऐसे मुद्दे जिन पर हमारा सीधे सीधे तौर पर कोई सरोकार नहीं है, उन पर अपनी गैर ज़रूरी टिप्पणियां करने से बचें। हमारा कोई भी बयान हमारे देश की नीति के विरुद्ध नहीं आना चाहिए और ऐसे आपदा के वक्त जब हमारे देश से एक सुर में एक ही बात निकलनी चाहिए, ये हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्वरा भास्कर जैसी महिला से इतनी समझदारी की उम्मीद करना ठीक नहीं, लेकिन बाकी लोगों को मेरी यही गुजारिश होगी कि वे समझें कि आज इजराइल हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है और उनका हित हमारे हित से कितना जुड़ा हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजराइल इन दोनों को कमर कस के संघर्ष करना है और उम्मीद करते हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती नित नए आयाम छुएगी। एक बेहतर कल की उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जुड़ें, हमसे बात करें, बने रहें शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहें सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। जय हिंद, जय भारत।